हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो अभी हमें इनकम टैक्स भरना है या जिन लोगों ने अभी जो इनकम टैक्स नहीं भरा है, जो कि 31 मार्च तक भरना है, तो उससे हम संबंधित बात करेंगे। हमें जो है कोई भी इंडिविजुअल्स हो, मैन हो या जिसके पास किसी भी सोर्स से जो अर्निंग आ रही है, तो उसको जो है कितना इनकम टैक्स को भरना पड़ेगा और उसकी जो पूरी कैलकुलेशन है मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि यदि आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना जो है इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। साथ में आपको HRA में कितनी छूट मिल सकती है, साथ में 80 सेक्शन के अंतर्गत जो है आपको कितनी छूट मिल सकती है वो भी बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जो पूरी कंप्लीट जानकारी है वो इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स के स्लैब से। यदि हम इनकम टैक्स के स्लैब की बात करें तो इनकम टैक्स के स्लैब की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर इसको लेंगे 23-24। तो यदि हम बात करें तो 2.5 लाख रुपये तक जो है वो कोई भी टैक्स नहीं है। यदि आपकी जो आमदनी है किसी भी पर्सन की, वुमैन या मैन की, किसी की भी इंडिविजुअल्स की, तो उस पर जो है यदि उसकी आमदनी 2.5 लाख रुपये तक है तो उस पर जो है वो कोई टैक्स नहीं है। साथ में उसके ऊपर कोई सरचार्ज भी नहीं है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर की यदि हम बात करें तो यदि किसी की आमदनी 2.5 लाख रुपये से ऊपर है, यानी 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है, तो आपको जो है वो 5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। साथ में सरचार्ज कुछ नहीं है, लेकिन इस पे जो है आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस देना पड़ेगा, जो जिसको कि ये सीधा जो सेस होता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास डायरेक्टली रखती है, जबकि जो इनकम टैक्स होता है वो जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो स्टेटों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यदि किसी की आमदनी 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है तो उसको जो है ये जो यहाँ से 2.5 लाख रुपये बचा था वो मैंने लिखा है यहाँ पे 12,500 रुपये, यानी कि 2.5 लाख का यदि हम 5% निकालें तो 12,500 रुपये वो टैक्स, प्लस उस 5 लाख के बाद यदि आपकी आमदनी 8 लाख रुपये, 9 लाख है या जितनी भी हैं उसका जो है 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी लूँगा। तो यहाँ पे सरचार्ज आपको नील रहेगा, साथ में सेस आपका वही 4% रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यदि आपकी आमदनी 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच है, 10 लाख से 50 लाख रुपये के बीच है, तो वही ये 2.5 लाख से 5 लाख वाला 12,500 है, प्लस यहाँ 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसका 20% निकाले 5 लाख का, तो 20 पंजे 100, तो 1 लाख वो 12,500 ही है, तो 1,12,500 रुपये यहाँ लिखा है, प्लस 30% आपको जो है वो ऊपर की जो अर्निंग है, मान लिया आपकी अर्निंग 10 लाख रुपये से ऊपर 13 लाख रुपये है, तो जो ऊपर के 3 लाख रुपये हैं उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30 या 90,000 रुपये आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज यहाँ पे नील है और यहाँ पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वही 4% देना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हालांकि ये जो अब 5वां और 6ठा पॉइंट है ये बहुत ही कम लोगों के में इसकी रेंज में आते हैं, तो ये जो है मोस्टली जो कंपनी वाले लोग हैं या जो बड़े अरबपति लोग हैं ये उनके काम का पॉइंट है। यदि किसी की आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है तो उनको जो है वही 50 लाख से ऊपर का जो टैक्स है वो प्लस 30% देना पड़ेगा। यहाँ पे सरचार्ज 10% है और सेस और एजुकेशन और हेल्थ सेस जो है वो 4% है। नेक्स्ट यदि हम बात करें 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये मैंने लिखा है 28,12,500 रुपये प्लस 30% आपको टैक्स साथ में देना पड़ेगा, और यहाँ पे सरचार्ज आपका 15% हो जाएगा और सेस जो है वो 4% हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा इनकम टैक्स का स्लैब है। यदि आप जिस भी रेंज में आते होंगे तो वहाँ से जो आप अपनी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे किसी भी आदमी की, यानी कि मेरी ही आमदनी मान लिया पर एनुअल मैंने जो है टोटल इनकम जो है वो 8 लाख रुपये जो है वो प्राप्त की, तो जैसे 8 लाख रुपये मैंने प्राप्त की, इस 8 लाख में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो है 50,000 रुपये, तो वो 50,000 रुपये जो है मैंने यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो 80 सेक्शन 80 के अंतर्गत जो है जो आपको छूट मिलती है वो 1.5 लाख रुपये तक की मैक्सिमम छूट है, तो यदि हम उसको भी कैलकुलेट कर लें यहाँ पे तो आपको जो है जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी वो आपकी 6 लाख रुपये आपकी यानी कि टैक्सेबल इनकम बची। ये एक एग्जांपल है, आप इसको अच्छी तरह से समझ ले। तो आप अपनी जितनी भी आपकी जो सैलरी होगी या आपके पास जो भी आमदनी है या चाहे आपको कैपिटल गेन से प्राप्त है तो वो सब जो है आप उसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास 6 लाख रुपये
जो है सारी डिडक्शन काटने के बाद आपके पास 6 लाख रुपए जो है वो बचे। तो 6 लाख रुपए पे आपकी जो कैलकुलेशन होगी, तो ये जो 2.5 लाख रुपए है यहाँ से 2.5 से 5, तो यहाँ के वो 12,500 ये आ जाएंगे। तो आपकी जो है वो 12,500 तो ये हो गए यहाँ पे सीधे सीधे ही। इसमें से अब जो 5 लाख के बाद 1 लाख रुपए बचे, उसका आपको 20% यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला। तो उसका 20% होगा 20,000 रुपये। साथ में आपको यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सेस है 4%, तो आपको उसका 4% सेस देना पड़ेगा। तो यदि उसको आप टोटल का जो है सेस लगाए तो 4,000 रुपये आपका यहाँ सेस हो जाएगा। तो आपको जो है वो 36,500 रुपये का टोटल जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरह से यदि आपकी जो आमदनी है वो एग्जाम्पल को 8 लाख रुपये आपने टोटल डिडक्शन लेके जो आपको 6 लाख रुपये बची, तो उस पर यदि आपका 6 लाख रुपये पे हम कैलकुलेट करें तो आपका 36,500 रुपये जो है वो टैक्स बनेगा जो आपको पे करना। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो भी डिडक्शंस हैं सेक्शनों के अंदर, हम उनकी बात कर लेते हैं कि हमें कितनी डिडक्शन जो है किस सेक्शन के अंदर जो है वो प्राप्त हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे हमें जो छूट मिल सकती है उनकी बात करते हैं। तो यदि हम छूट की बात करें तो जो सेक्शन 87A के अंतर्गत आती है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है यदि आपकी जो टोटल आमदनी है उसमें जितने भी डिडक्शन है यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 1.5 लाख रुपये की छूट को यदि हम उसमें इंक्लूड कर लें तो और वो आपकी जो आमदनी है वो 5 लाख रुपये तक ही है, तो आप जो है 100% रिबेट यानी कि जो आपका 12,500 रुपये जो टैक्स बनता है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से आपको जो है उसमें कोई भी टैक्स 5 लाख रुपये तक नहीं लगेगा यदि आप उसकी जो इनकम टैक्स क्लेम करते हैं। यह है सेक्शन 87A के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं यदि हम इनकम टैक्स के सेक्शन 16A की बात करें तो इसमें जो है जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका जिक्र है, यानी कि आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर वो टैक्स पेयर को जो है इसमें छूट दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80C। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन 80 के जितने भी C से लेके आगे तक के जो हैं इनमें सभी में छूट प्रोवाइड की गई है। तो किस सेक्शन में कितनी छूट है उसको देख लेते हैं। 80C के अंतर्गत क्या है कि जैसे आपने LIC करा रखी है या आप GPF में अमाउंट अपना कोई कटवाते हैं या आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और साथ में यदि आप ट्यूशन फीस भी जो हम क्लेम करते हैं तो उसकी जो छूट है ना वो सब जो है सेक्शन 80C के अंतर्गत आती है और ये मैक्सिमम जो है इसमें हम वही 1.5 लाख रुपये तक की छूट जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80CCC। इसके अंदर क्या है कि जो लोग एन्युटी प्लान लेकर रखते हैं यानी कि एक तरह से जो पेंशन प्लान ले सकते हैं, जो जीवन सुरक्षा LIC का एक प्लान है उसकी तरह जो है यदि आपने किसी और कंपनी का भी कोई पेंशन प्लान लिया है और आप उसका प्रीमियम भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है 1.5 लाख रुपये की मैक्सिमम छूट इस सेक्शन के अंदर जो मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80CCD1 की। तो इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय आजकल के जो भी लोग NPS में हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं NPS में, यानी कि अपना फंड कटवाते हैं, यानी कि जो टोटल आपकी सैलरी बेसिक प्लस DA रहता है उसका जो 10% कटता है तो ये उसी का जिक्र है। तो उसमें जो है आपको 1.5 लाख रुपये की मैक्सिमम छूट मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ तक के जो सेक्शन है यानी कि 3 सेक्शन जो हैं ये 50,000 रुपये वाले का तो अलग है, ये तो स्टैंडर्ड है, और ये जो 3 सेक्शन है 80C, 80CCC और 80CCD1। तो इनमें क्या है, इनमें आप कैसे भी करो तो आपको 1.5 लाख रुपये से, या चाहे आप तीनों में आपका कंट्रीब्यूशन हो या एक में हो, आपको 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप वो प्लान करके रखें, चाहे आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा हो अलग से, चाहे हाउसिंग लोन हो, GPF हो, LIC हो, या फिर आपका NPS में पैसा कट रहा हो, वो टोटल जो आपको छूट है वो 1.5 लाख रुपये की ही प्राप्त होगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 1.5 लाख रुपये की यहाँ आप ले सकते हैं, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड ले सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपनी टोटल इनकम में से 2 लाख रुपये माइनस करके के बाद जो भी टैक्स बचेगा वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित जो छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जो इनकम टैक्स के में प्रोविजन किए गए हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये इससे अलग है। यदि हम सेक्शन 80D की बात करें तो इसमें जो है मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग कराते हैं उसका प्रीमियम जो भरते हैं तो ये उसकी बात है। तो यहाँ पे आपको जो है वो 25,000 रुपये तक जो है वो आपको छूट मिल जाती है। यदि आपके साथ पेरेंट्स भी हैं, मतलब यदि 25,000 रुपये तक कब है, जब सेल्फ वाला फैमिली है, यदि आप साथ में पेरेंट्स को भी रखते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट जो है इस प्रीमियम में मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80D की। 80D में क्या है कि यदि आपकी फैमिली में आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो डिजेबल है तो उसके लिए यानी हैंडीकैप्ड है एक तरह से, तो उसके लिए जो है यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए आपको 75,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80D डबल डी और बी की। तो डबल डी और बी की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज से मतलब कुछ स्पेशल बीमारियाँ जिनका जो इलाज है काफ़ी मुश्किल रहता है, तो उनके लिए जो है ये
दी गई है। तो साथ में जो है चाहे आपके डिपेंडेंट हो आप खुद हो तो इसमें 40,000 रुपये तक का आपको जो है वो डिटेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं, और भी इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में यदि हम बात करते हैं सेक्शन 80E के अंतर्गत जो है इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन, यानी कि जो लोग जो है अपने बच्चों के लिए उनको पढ़ाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है वो एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उसकी लिमिट दी गई कि मैक्सिमम 8 साल तक जो है ये आप एजुकेशन लोन रख सकते हैं। और उसकी जो छूट है आपको जितना भी आप इंटरेस्ट उस पर पेड करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 1 लाख इंटरेस्ट पेड किया तो आपको 1 लाख की छूट है, 50,000 पेड किया तो 50,000 रुपये की छूट है। तो इस तरह से जो है ये एक तरह से जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ में एजुकेशन लोन जो लोग जो है लेने से डरते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये सेक्शन इसमें ऐड किया गया है। तो इसका यदि कोई लाभ उठाना चाहे तो अच्छी खासा उठा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80EEB की। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट पेड फॉर लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकलों के उत्पादन को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देने के लिए और उसकी जो है मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए जो है ये सेक्शन जोड़ा गया था। तो इसमें पीरियड भी दिया है 1/4/2019 से, यदि 31/3/2023 तक किसी ने खरीदा है तो मैक्सिमम जो है उसको 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपये की छूट उसको मिल सकती है। वो भी कहाँ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपने परचेज किया उसके इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि जो आप लोन दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80EEA। तो ये जो है बी से पहले आना तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट पेड फॉर परचेज रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि यदि आपने जो है 1/4/2019 से 31/3/2022 के बीच में कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पर आपने कोई भी इंटरेस्ट पेड किया है लोन लेके तो आपको 1.5 लाख रुपये की छूट वहाँ भी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80G की। तो जो भी हम PM या CM केयर फंड में जो भी हम अमाउंट जो है वो डोनेशन करते हैं तो उस पर जो 100% छूट है। साथ में इसमें एक सेक्शन और भी दिया गया है कि आपकी जो इनकम है यदि आप टोटल ग्रोस का जो है 1/10 यानी कि एक तरह से 10% जो है वो करते हैं तो आपको जो है उसमें छूट प्रदान की गई है, उससे ज़्यादा ना हो यानी कि। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80TDA इंटरेस्ट रिसीव इन सेविंग अकाउंट। आपका मान लिया आपका या आपकी वाइफ का सेविंग बैंक में अकाउंट है और उस पर जो इंटरेस्ट है यदि आपको 10,000 रुपये तक प्राप्त होता है तो उस पर जो है आपको कोई भी टैक्स जो है नहीं पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन 80TTA में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80TTB की। तो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जो बैंक में जो है अपना पैसा रखते हैं और उनको इंटरेस्ट प्राप्त होता है सेविंग अकाउंट से, चाहे वो अकाउंट जो है आपका बैंक में हो, किसी सोसाइटी में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो सकता है, तो आपको जो है 50,000 रुपये तक की छूट यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80U की। तो डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट एंड CMO, यानी कि यदि कोई आदमी जो है बीमार है और उसको जो है इस तरह की एबिलिटी नहीं है तो उसको जो है 75,000 रुपये तक की छूट है। लेकिन उसके लिए यही है कि या तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसको कोई सर्टिफाइड कर दे साथ में, या फिर CMO का लेटर यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसके पास हो तो उसको जो है वो 75,000 रुपये तक की छूट प्राप्त हो सकती है। अब हम ये तो होगा हमारी बहुत सारी छूटें। तो आप जिस छूट का लाभ लेना चाहते हैं, आप जिस सेक्शन के अंतर्गत आते होंगे तो उसका जो है आप क्लेम कर सकते हैं और आपको अच्छी खासी छूट मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि हाउस रेंट की जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह से करें और आपको हाउस रेंट पर भी अच्छा खासा जो है वो छूट प्राप्त हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउस रेंट की कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं और हमें जो है किस तरह से जो हाउस रेंट है वो क्लेम करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सेक्शन 80G के अंतर्गत जो है यदि आप किसी भी मकान मालिक से जहां आप रह रहे हैं रेंट पे, वहां से कोई भी रिसिप्ट जो आप नहीं प्राप्त कर रहे, रसीद नहीं ले रहे हैं, तो आप जो है उसका 5,000 रुपये पर मंथ यानी कि 60,000 रुपये जो है आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपको जो इनकम टैक्स में जो है वो 60,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है यदि आप रसीद नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रसीद की जरूरत कब पड़ती है आपको, यानी कि आप ज़्यादा कब जो है यदि आप रसीद प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है जैसे एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, यानी कि जो आप दे रहे हैं जो आपको एक्चुअल हाउस रेंट मिल ही रहा है तो उस तरह की यदि है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि आप जो है 1/10 हिस्सा सैलरी का, यानी कि आप सपोज करिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपये है तो यदि आप उसका 1/10 यानी कि 10,000 रुपये जो है वो रेंट पे कर रहे हैं या 10,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको जो है उसमें छूट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 50% सैलरी इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यानी जो मेट्रो सिटी हमारी 4 बड़ी, यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपये और आप वहाँ पर 50,000 रुपये जो है वो रेंट दे रहे हैं एक तरह से, मतलब ये दिया है, तो आपको जो है उसमें उसके लिए छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि 40% जो है हिस्सा आप अपनी सैलरी का यदि किसी और अन्य शहर में रह रहे हैं तो उसका आप रेंट में दे रहे हैं तो आप उसके लिए भी जो है वो डिडक्शन में छूट जो है प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख रुपये से ज़्यादा यदि आप कहीं भी जो है हाउस रेंट की कोई भी आप पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ओनर है यानी कि मकान मालिक है, आपको उससे रसीद लेनी है, उसका पैन नंबर लेना है, साथ में जो उसका एड्रेस है वो उसमें मेंशन करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपको उसका पैन नंबर, 2 आपको उसकी रसीद और 3 यदि हम बात करें उसका सही एड्रेस।
ये 3 चीज़ें आपको जो है छूट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ये तीन चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तब आपको जो है इसकी जो छूट है HRA की आपको प्राप्त होगी। इसमें एक और सेक्शन है, उसमें यह है कि यदि आपका घर उसी सिटी में है जिस सिटी में आप रहते हैं और आप जो है HRA क्लेम करना चाहते हैं तो आपको HRA क्लेम नहीं होगा, बल्कि आपका जो HRA जो आपको मिलता है वो टैक्स की लिमिट में आएगा और आपको उस पर टैक्स देना चाहिए एज पर इनकम टैक्स रूल। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी या आपका कोई भी विचार है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आपसे अपना ओपिनियन दें, और मैं जो है आपका यदि कोई क्वेरी होगी तो उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।